गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 चैप्टर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इसके एंड में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर टेस्ट में आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और उसके बाद दोबारा टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। कंबस्शन एंड फ्लेम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन की डेफिनेशन। तो कंबस्शन क्या होती है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम कंबस्शन। और द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। किसी सब्सटेंस का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन कहलाता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? द बर्निंग ऑफ वुड, जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो, इज कॉल्ड कंबस्शन। तो उसके बाद आता है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। वो सब्सटेंस जो जलता है उसको बोलते हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंस और उसी को बोलते हैं हम फ्यूल। और फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। तो सॉलिड में जैसे लकड़ी और कोयला है, ये सॉलिड्स हैं। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, ये लिक्विड्स हैं। और गैसियस में सीएनजी हुआ, एलपीजी, ये सारे गैसियस फ्यूल्स हैं। अब नेक्स्ट, तो कंबस्शन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है? कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबस्शन टू टेक प्लेस। तो सबसे पहले तो कंबस्शन के लिए चाहिए आपके पास फ्यूल। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो आपके पास कंबस्शन नहीं होगी। कंबस्शन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए फ्यूल व्हिच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल्स हैं, इन्हीं की प्रेजेंस में कंबस्शन अक्कर करता है। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। तो इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपने पहले कोई गीली लकड़ी ली तो उसको जब आप आग पे रखते हो तो थोड़ी देर तक आग नहीं पकड़ती, पर कुछ देर के बाद आप जब तक उसको आप लगातार हीट करते रहोगे तो आग पकड़ लेती है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को अटेन करने के बाद वो हीट पकड़ती है, उसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या हुआ इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वो टेम्परेचर जिस पे कि कोई सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंबस्शन रिक्वायर्ड एयर। एयर की जरूरत होती है। विदाउट एयर कंबस्शन अक्कर नहीं करती। तो इसके लिए भी आपकी बुक में भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपने एक कैंडल बर्न की और उसके ऊपर फिर एक शीशे का गिलास रख देते हो। तो जब देखते हो उल्टा, जब शीशे का गिलास उल्टा करके रखते हो तो थोड़ी देर तक वो कैंडल जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। वैसा क्यों हुआ? कि जब तक उस गिलास के अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन थी तब तक कैंडल जलती रही। उसके बाद जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो कैंडल बुझ गई। उससे पता चला कि कंबस्शन सिर्फ एयर की प्रेजेंस में ही अक्कर करती है। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। और इसके एग्जांपल हैं डीजल, एलपीजी, एसीटोन। ये ऐसी चीजें हैं जिन पे जो एकदम आग पकड़ लेती हैं। और अगला फायर। तो फायर क्या है? फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। तो कुछ फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन से जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम फायर। तो फायर किस चीज पे डिपेंड करती है? कि आपके पास कितनी मात्रा में फ्यूल है और कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अगर फायर लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो पहली चीज करेंगे आप रिमूविंग द फ्यूल। पहले तो फ्यूल को हटा देंगे। दूसरा है कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। एयर सप्लाई को कट कर देंगे। और तीसरा है कटिंग ऑफ हीट और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। तो जब हम पानी वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फ्यूल जो बर्न कर रहा होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तब भी आग बुझ जाती है। पर कई जगह जैसे पेट्रोल पंप पे, केरोसिन वगैरह में आग लगती है तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। होता है ये है कि जो ऑयल्स होते हैं वो पानी के कंपैरेटिवली लाइट होते हैं और पानी हैवी होता है। तो जब हम पानी फेंकते हैं तो पानी नीचे रह जाता है और ऑयल ऑयल फिर से ऊपर ही बहने शुरू हो जाते हैं, तो उसके कारण आग बुझ नहीं पाती। तो जब भी ऑयल्स में, पेट्रोल, डीजल में आग लगती है या केरोसिन में आग लगती है तो उसको हम सैंड या मिट्टी से बुझाते हैं। और दूसरी चीज जो हम फायर बुझाने के लिए यूज करते हैं वो है फायर एक्सटिंग्विशर। तो
फायर एक्सटिंग्विशर में भी वो एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो क्या करती है, अपनी एक लेयर बना देती है। तो लेयर जब बन जाती है उसकी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो आग भी अपने आप ही बुझ जाती है। नेक्स्ट है फ्लेम। तो सबसे पहले फ्लेम होता क्या? फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। जो फायर का जो विजिबल पार्ट होता है, गैसियस पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम फ्लेम। तो फ्लेम क्या है? फ्लेम इज द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के जलने से जो लाइट एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम फ्लेम। तो फ्लेम के 3 जोन होते हैं। इनको अब ये 3 जोन्स इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे जो बाहर का जोन होता है, आउटर मोस्ट जोन जो होता है, वो सबसे हॉटेस्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की सप्लाई फुल है और वहां पे कंबस्शन फुल अमाउंट में होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वेलर कौन से पार्ट का यूज करता है, तो आउटर मोस्ट जोन का यूज करता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हीट होती है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, और इसका कलर जो होता है ब्लू होता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबस्शन होता है। और नेक्स्ट होता है मिडल जोन। जैसे हम फ्लेम में अंदर की तरफ आते जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती रहती है। तो ये बाहर की जोन के कंपैरेटिवली थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा कम गर्म होता है, और इसका कलर होता है येलो। और इसमें पार्शियल कंबस्शन होता है, इसमें फुली कंबस्शन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। और उसका इनर मोस्ट जोन, जिसको हम डार्क जोन भी बोलते हैं, और ब्लैक होता है उसका कलर, क्योंकि जितना हम अंदर आते जाते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही होती है, और वहां पे कंप्लीट कंबस्शन नहीं अक्कर करता, वहां पे अनबर्न पार्ट रह जाता है फ्यूल का। तो इसके लिए, इसलिए वो डार्क होता है, और उसमें वो सबसे ज्यादा पोल्यूट होता है। अब है नेक्स्ट आइडियल फ्यूल्स। आइडियल फ्यूल किसको बोलते हैं? तो जब आपने मान लो अपने घर के लिए फ्यूल चूज करना है, तो आप कैसे चूज करोगे? तो फर्स्ट आप देखोगे कि वो चीप हो, ये नहीं हो कि उतना महंगा हो कि आप उसको खरीद ही नहीं पाए। दूसरा, इजीली अवेलेबल हो, हर जगह मिल जाए, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन आपको दूर से करनी पड़े, एंड रेडली कंबस्टिबल, और जल्दी से जलने वाला हो। दूसरा होता है इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। अब कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो 1 किलो फ्यूल जलने के बाद जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसको हम मेयर करते हैं, इसके जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी का मतलब हुआ भाई 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने पे जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, हीट एनर्जी को मेयर करने के यूनिट हैं जूल्स। तो जितनी किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो फ्यूल उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो वो एक आइडियल फ्यूल होता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, मतलब वो पोल्यूशन ना करें। पोल्यूशन की समस्या आजकल बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें ऐसा फ्यूल यूज करना चाहिए कि जो कम से कम पोल्यूशन करे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबस्शन। अब कंबस्शन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है रैपिड कंबस्शन। तो रैपिड कंबस्शन क्या होता है? द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच हीट एंड लाइट आर रिलीज। जिसमें क्या रिलीज होता है? हीट और लाइट बिल्कुल कम समय में, उसको बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। जैसे एलपीजी का कंबस्शन है। अब एलपीजी का कंबस्शन, जब जो घर में हम गैस लाते हैं उसको देखते हैं आप, उसमें हीट और रिलीज हीट और लाइट रिलीज होती है। दूसरा है सपोर्टेनियस कंबस्शन, द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच द सब्सटेंस कैच फायर ऑन देयर ओन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं बिना हीट के दिए हुए। तो इसमें जैसे फॉरेस्ट फायर्स है, या इसमें फास्ट फोर्स होता है, वो भी उसमें भी सपोर्टेनियस कंबस्शन का एक एग्जांपल है। तीसरा होता है
एक्सप्लोसिव कंबस्शन, ये जो दिवाली में आप पटाखे करते हो, इसमें 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं इस तरह के कंबस्शन में, हीट, लाइट और साउंड। उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबस्शन। पटाखा या बम फूटना, ये इस सारे के सारे एक्सप्लोसिव कंबस्शन के एग्जांपल्स हैं। तो ये 3 तरह का कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोसिव कंबस्शन आपने ध्यान से करना है, क्योंकि इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है पोल्यूशन, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फ्यूल्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एनर्जी की भी उतनी डिमांड बढ़ रही है। तो जितना फ्यूल बर्न होगा उतने ही ज्यादा पोल्यूशन होगा। द बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, सारे के सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकालते हैं एयर में, जिसके कारण कि कईयों को एस्थमा हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका एग्जांपल वो भी था कि जब घरों में लोग अंगीठी का यूज करते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कंबस्शन के लिए कम हो जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में होना था परिवर्तन, कंबस्शन के ज्यादा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो वो एक पॉइजनस गैस है जिसके कारण लोग मर जाते हैं। और द बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो ये जो, इसलिए हमें ऐसा फ्यूल्स यूज करने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो, क्योंकि सारे के सारे बीमारियां इसी पोल्यूशन के कारण होती हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, एस्थमा, ये सारी पोल्यूशन से लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, धरती के टेम्परेचर में राइज आना, गर्मी होना, ज्यादा गर्म होना, उसी को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ये होता किसके कारण है? तो इसका सिंपल सा वे में समझेंगे तो सन से जो हमें रेज अर्थ पे आती है, तो उसमें से कुछ रेज तो बाहर एनवायरमेंट, इसमें एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है, और कुछ को अर्थ ट्रैप, कुछ को जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में प्रेजेंट होती है वो ट्रैप करते धरती पे ही रख लेती है, जिसके कारण कि धरती का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है। तो इतना गर्म रहता है कि जिससे कि हम जीवित रह सकें। अगर मान लो सारी के सारी सनरेज बाहर ही रिफ्लेक्ट होके एनवायरमेंट में ही चली जाए, बाहर ही चली जाए, तो वो उतना टेम्परेचर नहीं रहेगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती भी बहुत जरूरी है, इसी के कारण धरती गर्म रहती है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये बहुत सारी सन रेज को ट्रैप करके धरती पे ही रख लेगी, जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके कारण क्या हो जाता है? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जो पोल्स पे जो आइस है वो क्या होगा? वो पिघल जाएगा। तो पिघल जाएगा तो उससे, और जो चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, जो बारिश का जो पैटर्न है वो भी सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इस, अगर मान लो पोल्स क्या जो आइस है वो सारे बह गया, तो उसके कारण धरती ठंडी नहीं रह पाएगी, और जिसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ऐसे ही टेम्परेचर धरती का राइज हो जाएगा। तो अब आपने इसके बाद आपको 10 MCQ का टेस्ट दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और जितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इसी चैनल पे इस तरह की वीडियोस डालता रहूंगा जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी।